बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आलिया कैसर और आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। रिसेंटली अगर हम बात करते चलें तो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से खासी ज़्यादा अपडेट्स हमारे सामने आई हैं और ख़ासी तब्दीलियाँ भी सामने दिखाई देती हैं। अगर हम 1 नवंबर के हवाले से बात करते चलें तो जाहिर है कि गिलगित बल्तिस्तान का यौम जश्न आज़ादी मनाया गया और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिलगित बल्तिस्तान में आमद और वहाँ पर उनकी जानिब से किए जाने वाले ऐलानात में सबसे अहम ऐलान उस अबूरी सूबे की हैसियत देना है गिलगित बल्तिस्तान को। इसके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो काफ़ी अरसे से गिलगित बल्तिस्तान को लेकर कई सवालात उठ भी रहे थे और इस पर यह भी बात की जा रही थी कि क्या वाकई ये 5वां सूबा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। बहरहाल जी, इमरान खान के इस ऐलान के बाद या इसके पीछे की जो कहानी है उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक तवील धरने एहतजाज हमें दिखाई देते हैं जिसके बाद फाइनली जो है इसको सूबा बनाने के हवाले से इजाज़त दी गई है या ऐलान किया गया है। इस पर आज के इस प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ खुसूसी तौर पर इस वक्त जो PTI के जो अहम अरकान हैं, कुछ मिनिस्टर्स हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो चमगोइयाँ हैं, जो सियासी हंगामी सूरत हाल हमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दिखाई दे रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। चाहे वो पीपल्स पार्टी की जानिब से की जाने वाली अहम एक्टिविटीज़ में बिलावल भुट्टो का वहाँ पर होना हो, मरियम नवाज़ का जो दौरा जो है वो मुतवक्के है, ये शेड्यूल जो है वो सामने आ रहा है, वो जा रही हैं या नहीं जा रही, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ अगेन इस वक्त चूँकि इंतखाबी अमल पर अगर खुसूसी तौर पर बात की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इंतखाबी डेट करीब आ रही है। ख़वातीन कितनी मुतहरिक हैं, उम्मीदवारान में कौन कौन है, और कुछ ख़वातीन के नाम सामने आने के बाद ख़ुद PTI की ख़वातीन एहतजाज पर क्यों उतरी हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, क्योंकि आने वाले प्रोग्राम में हम रोज़ GB के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, वहाँ पर होने वाली सियासी सरगर्मियों के हवाले से और ख़ास तौर पर जो तब्दीलियाँ हमारे सामने आ रही हैं मुख्तलिफ़ हल्कों से, उनके हवाले से आप तक रोज़ अपडेट लेकर आएंगे। हमेशा की तरह ये सारी मालूमात यकीनन हम तक पहुँचती है नवीद सती साहब के ज़रिए से। उनके पास जो स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं उनके थ्रू हम तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है, उन्हीं से ही बात करेंगे, जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमें वक्त देने के लिए। हमने बात की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हालिया दौरे की और सूबा बनने की बात की गई है। बज़ाहिर तो अबूरी सूबे की हैसियत देने की बात की जा रही है, लेकिन पीछे अगर हम बात करते चलें तो बड़े एहतजाज भी रहे, धरने भी दिए गए, लोगों ने इस हवाले से बड़े मुतालबे भी बुलंद किए। सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि वैसे तो अब कहें तो अबूरी सेटअप की बात करें या गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो तकरीबन 73 सालों से इंतज़ार कर रही थी। ये उनका दरीना मसला था और वो ज़ाहिर है ख़ुद पाकिस्तान के साथ या आप ये देखते हैं कि फेडरेशन का हिस्सा बनना चाह रही थी और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई, उन्होंने अपना रोल भी प्ले किया। 2009 से हम देखने की लेजिस्लेटिव असम्बली सामने आई और अब 2009, 2015, 2020 से यानी तीसरा जो इलेक्शन है वो लेजिस्लेटिव असम्बली का हो रहा है। और अब जो है वो 2020 के बाद बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि यानी इलेक्शन होने जा रहे हैं 15 नवंबर को और जनवरी फरवरी के बाद यानी मार्च अप्रैल में बहार के मौसम में गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा तौर पर उबूरी जो सूबा है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर आप इस हवाले से बात करेंगे तो काफ़ी तरह के जो बयानात हैं इस वज़ीर-ए-आज़म के बयान को लेकर सामने आ रहे हैं। कई जो अपोजिशन की अगर हम जमातों की बात करते चलें या मुख्तलिफ जमातों की बात करते चलें तो उनका मानना यह है कि जी ये प्री पोल रिगिंग जो है वो हो रही है। कई लोगों का कहना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे मौके पर ये ऐलान नहीं करना चाहिए था। दूसरी जानिब जहाँ पर ये जो हैं वो इल्ज़ामात लग रहे हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो उनका कहना यह है कि ये सियासी नहीं बल्कि इस वक्त की जो इलाकाई सूरत हाल है वो उसके ऊपर जो है ये ज़रूरी था फैसला। तो कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, किस तरह से आप ये देखते हैं कि वाकई ऐसे ही हालात हैं? बिल्कुल, कुछ मिले जुले रुझानात सामने आए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने एक ऐलान वहाँ पे आपने देखा होगा खड़े होकर किया कि सिक्योरिटी जो फैसला सिक्योरिटी काउंसिल की जो ओवरऑल करारदादें हैं उनको मद्देनज़र रख कर किया गया। पहली बात ये। और उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया। वफाक में अगर हम करें पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया। लेकिन गिलगित के अंदर से जो रद्द-ए-अमल आया उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखें कि मैंने कहा जैसे कहा कि बड़े अरसे से
एक डिमांड ज़रूर थी और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है डेफिनेटली वो मुहिब वतन, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप शायद ही कोई एरिया ऐसा हो जहाँ पर वहाँ कोई शहीद ना हो, यानी इस कदर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। और ज़ाहिर 1 नवंबर का दिन था और वो जश्न आज़ादी है गिलगित बल्तिस्तान की। उस दिन वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि गिलगित बल्तिस्तान की जो दरीना जो एक उनकी डिमांड थी उसको पूरा किया जा रहा है और अबूरी जो है बाकायदा तौर पर सूबे का ऐलान किया। ज़ाहिर अब इस पर काम हो चुका है। उससे पहले आपने देखा कि सरताज अजीज़ की कमेटी बनी थी। अब ज़ाहिर है उस वक़्त हाफ़िज़ हफ़ीज़ रहमान CM थे और वो उसका अब तो उनके अपने बंदे डॉक्टर इकबाल जो उनके ख़ुद वज़ीर थे वो भी ये कह रहे हैं कि उस वक़्त उस पर अमल दरामद ना करवाने में जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से ही कुछ अहम लोग थे और उनका इशारा जो है वो साबिक़ CM हाफ़िज़ हफ़ीज़ रहमान पर भी था। ये उनको भी जानते हैं। इस्लामाबाद में खड़े प्रेस क्लब में क्योंकि हमें जाने का मौका मिला, उन्होंने वहाँ पर बात भी की। और उससे पहले हमने देखा कि आखिर पे यानी गुज़िश्ता एक तो सरताज अज़ीज़ की कमेटी के बाद फिर जब मौजूदा हुकूमत आई तो उसके आने के बाद ही फ़ौरन इस पर काम भी शुरू हो गया था। इसमें दूसरी राय नहीं है कि ज़ाहिर है ये सिक्योरिटी इशू भी रहा। 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद जब से जो भारत स्पेशली मोदी सरकार और जो BJP और राह जो कुछ करती रही है और उसके बाद उनकी नज़र भी गिलगित बल्तिस्तान पर थी और उसके बाद फिर ये फैसला किया गया। उसमें दूसरी राय नहीं है कि ना सिर्फ सिक्योरिटी का इशू बल्कि और भी कई मामला थे जिस पर चीन की भी रिजर्वेशन मौजूद थी। अब ज़ाहिर है उस पर एक मामले को देखा गया। उसमें हमने देखा कि बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था। जब आपने देखा होगा कि उसके बाद काफ़ी चीज़ें सामने आ गई गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। जब इस्टैब्लिशमेंट से पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई उसमें भी वो चीज़ें सामने आई। तो एक तो ये चीज़ देखी गई थी कि इलेक्शन से पहले गिलगित बल्तिस्तान को सूबा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसमें तहरीक इंसाफ को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो अभी वज़ीर-ए-आज़म गए, उन्होंने यही एक ऐलान किया कि हम बनाएंगे, लेकिन वो ज़ाहिर है ये सारा काम इलेक्शन के बाद होगा। उससे पहले हम देखें चंद दिन पहले की अगर मैं बात करूँ, जब जो हम देख रहे थे कि जो तारीख ज़ोर पकड़ गई थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से, आपने देखा होगा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पे मजहबी जमातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रैलीज़ निकाली और फिर इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी हमने देखा कि 22 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर दयामर में रैली हुई है, गिज़र में रैली हुई है 22/10 को हुई थी, दयामर में 17/10 को हुई थी और इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं। हुंजा में मतलब हर जगह पे आपको देखने में नज़र आया कि एक तहरीक ज़ोर पकड़ गई थी और ये कहा जा रहा था कि पहले जो है वो ऐलान कर दिया जाए। या अब बहुत दो तरह की राय है। एक तो अपोजिशन अभी भी ये कहती हुई नज़र आती है कि ये ऐलानात तो बहुत दफ़ा होते हैं, प्रैक्टिकली या अमली तौर पर जब होगा तो देखी जाएगी। ये जो हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई 22 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दयामर की जो अवेयरनेस के चेयरमैन हैं वो यंग बड़े एनर्जेटिक हैं, ज़बीउल्लाह उनकी क़यादत में थे, साथ उनके डॉक्टर इकबाल थे जो कि गिलगित सिटी से हैं, फिर इम्तियाज़ गिलगिती जो हैं वो हुंजा थे। ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर हमें डी चौक में भी नज़र आया 24 आगे अक्टूबर को, वहाँ पे मुख्तलिफ बड़ी पावर शो किया गया। गिलगित बल्तिस्तान की यूथ भी वहाँ पे बड़ी तादाद मौजूद थी और यही लोग वहाँ पर मौजूद थे और हमने देखा डी चौक की तरफ भी उन्होंने वहाँ पर रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज किया। तो इसी तरह जीबी में हम देखें तो जीबी में मजहबी जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कहा कि सूबा पहले जो है वो दिया जाए गिलगित बल्तिस्तान को इलेक्शन से पहले, लेकिन ज़ाहिर है कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो वफाक में हैं उनका ये कहना है कि पहले ना दिया जाए, सिर्फ ऐलान की हद तक वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान भी किया और बाकी कोई ऐसा चीज़ नहीं। उसके बाद क्या सूरत हाल आई, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने जब कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि फ़ैसला सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक है, इसका कश्मीर काज पर जो है वो इसका कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल फ़ौरन आया क्योंकि वो गिलगित में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये जो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है ये सिर्फ ऐलान कर रहे हैं, ये जो सूबा बनाएगी वो पीपल्स पार्टी ही आके बनाएगी। तो उसके बाद उसका रद्द-ए-अमल जो है वो अली अमीन गंडापुर ने दिया और अली अमीन गंडापुर ने कुछ बहुत नेगेटिव बात भी की जो उनको ज़ेब नहीं देती थी वहाँ पे खड़े होकर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के सामने। ख़वातीन भी थी और उन्होंने एक ऐसी बात भी की शायद हम शेयर नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है उन्होंने जवाब दिया, लेकिन एक मिनिस्टर का वो जवाब नहीं होना चाहिए था जो कि एक जवाब दिया गया। बिलावल पे बाकी जितनी भी तनकीद करें लेकिन वो शायद इतनी गिरी हुई बात नहीं करेंगे जो अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पर ख़वातीन के सामने गिरी हुई बात की और PTI के लोगों को जो है वो वर्गलाने की कोशिश भी की।
उसके बाद हमने देखा कि जो सदर हैं वज़ीर-ए-आज़म AJK के, उन्होंने भी कोई बात की, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो GB के जो कुछ लोग हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर थे जमील अहमद, जो हल्का 2 में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, जी जी, उन्होंने कहा जी इमरान खान के ऐलानात जाली हैं, GB बिलावल भुट्टो की क़यादत में सूबा बनाएगा। और इसी तरह अगर हम बात करें बाकी जो लोग हैं वो भी वहाँ पे, काजी निसार हैं, ज़ाहिर है वो भी गिलगित में वो कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गिलगित कश्मीर का हिस्सा, चीफ जस्टिस सूबा बनाने पर नोटिस लें, मौलाना काजी निसार। और उन्होंने एक कुछ और रुख तला जा, उनके बारे में जो कहा जा रहा है कि वो बेसिकली जो है वो एक वो हैं, और एक इससे पहले जो नेशनलिस्ट थे उनमें से एक तो आपने देखा होगा जो गिरफ्तार भी हुए थे, फिर वो अभी वो हैं अमीद जिनका नाम है, जो कुछ एक माह शायद पहले वो सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। दूसरा नवाज खान नाजी हैं, वो ज़रा असम्बली का हिस्सा भी बने हैं। वो बाकी नेशनलिस्ट उस तरीके से नहीं है। और तमाम, यानी आप ये कहें कि 95+% जो है वो गिलगित की आवाम जो है वो पहले ही चाहती थी कि उनको सूबे का दर्जा दिया जाए, उनको राइट्स दिए जाए, उनको एक्सेस दी जाए, और वफाक का हिस्सा बनना चाह रहे थे। और उनका एक दरीना ये मसला था, वो ये कहते हुए नजर आते थे गिलगित की आवाम कि हमारा कश्मीर के साथ जोड़ना, क्योंकि कश्मीर का कभी हम उस तरीके से हिस्सा नहीं रहे, हमारा कल्चर वहाँ पे डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं। मतलब कहीं भी आप, अगर आप कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान जाएं तो आपको कहीं भी जो है वो रिजेम्बलेंस नज़र नहीं आएगी, सिवाय चंद लोगों के जिनको जो कश्मीर से गए हैं या वहाँ पे आबाद हुए हैं। और बाकी वहाँ पर मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेज है, मुख्तलिफ तरह के कल्चर हैं। तो ये एक सूरत-ए-हाल वहाँ पर लोगों की नज़र आई। तो अभी हमें देखने में नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा मैक्सिमम जो पब्लिक है वहाँ की, वो उनका दरीना मसला था। बाकायदा तौर पर इस पर बड़ी खुशी की लहर भी है। अब लेकिन ज़्यादा अपोजिशन ये अभी बात करती हुई नज़र आती है कि ये ऐलान है, और ऐलान पर अमल दरामद होगा, अब देखी जाएगी क्या होगा। तो ये चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं। क्योंकि अगर हम बात करते चलें तो PMLN की गवर्नमेंट जब रही है तो कई ऐलानात उनकी जानिब से भी हुए, और इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुकूमतें करती हैं वो हमारे सामने है। तो यकीनन उनका वो खौफ और डर जो है वो अपनी जगह पे बरकरार होगा। बहरहाल आपने अली अमीन गंडापुर की बात की, सैफुल्लाह नियाज़ी के हवाले से भी हम बात करते हैं। ये लोग गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, मुख्तलिफ ऐलानात और मुख्तलिफ बातचीत सामने आ रही है। जैसे अभी आपने कहा कि लोगों से बात करते हुए स्पेशली ख़वातीन की मौजूदगी में एहतियात बरतनी चाहिए थी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस बात का जो है वो एहतमाल नहीं रखा गया। और बहुत ही टाइम के बाद जब ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं तो बजाय इसके कि जो इस वक्त की रियलिटीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखें, इनके फोकस किसी और तरफ दिखाई देते। जो सूरत हाल है इस वक्त, उसे हमें आगाह कीजिएगा इन लोगों की मौजूदगी गिलगित बल्तिस्तान में। देखें, जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं वो एक तो ये भी आपको खबर देना चलूँ कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ के दरमियान आपस में इख्तलाफात मौजूद हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। वहाँ पे तमाम मैक्सिमम प्रोटोकॉल जो है वो सैफुल्लाह जो अली अमीन गंडापुर ले रहे हैं, क्योंकि वो वज़ीर हैं, और सैफुल्लाह को कभी कभी गाड़ी भी जो है वो नहीं मिलती कि इधर उधर जाना उनके लिए थोड़ा सा मसला बना हुआ है। तो एक तो मुझे जो ज़राए बता रहे हैं कि वो सैफुल्लाह नियाज़ी बहुत जल्द शायद वापस आ भी जाएंगे, और अली अमीन गंडापुर का भी जो है वो कहा जा रहा है कि 13 तक था, लेकिन वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे। वो भी कुछ वजूहात हैं। दूसरी तरफ अगर जो बात करें कि इनके दरमियान इख्तलाफात क्या हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी ये चाहते हैं, डेफिनेटली वो चीफ ऑर्गेनाइजर्स हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर होने के नाते वो ये समझते थे कि उनको तमाम जितने भी PTI के टिकट होल्डर हैं उनके लिए मसावी तौर पर काम करना चाहिए, उनके हलकों में जाना चाहिए, उनके खिलाफ जो तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद खड़े हैं उनको मनाना चाहिए। जबकि अली अमीन गंडापुर के बारे में ये एक उन पर मुबैना तौर पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि वो सिर्फ चंद लोगों के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसका नुकसान जो है वो पार्टी को होगा आने वाले दिनों में। अब ये भी ज़रा कहना कुछ कबल वक्त होगा, कभी ये आपस में इनके इख्तलाफात ख़त्म होते हैं या ये इलेक्शन तक चलते हैं तो डेफिनेटली वो उसमें फिर ज़रा पार्टी को नुकसान भी होगा। अब ज़ाहिर है ये भी कहा जा रहा है कि ये अगर 6 माह पहले ही ये कर लेते और ये तीनों डिवीजन्स में जाते, अली अमीन गंडापुर या सैफुल्लाह नियाज़ी जाते, वहाँ पर जो ग्रास रूट लेवल पर वहाँ पर जितने भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिन्होंने बाद में टिकट के लिए अप्लाई किया, तो शायद उनसे उनका ग्रास रूट लेवल पर या वहाँ पर उनकी पावर भी देख लेते कि क्या पावर है। अब टिकट अप्लाई करने के बाद वो फ़ौरन लोग इस्लामाबाद आ गए, ये लोग इस्लामाबाद बैठे रहे, और इनको शायद जो पहले से मिलते रहे हैं इस्लामाबाद में आके उनको सिर्फ वही नज़र आते रहे, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी, वोट बैंक कुछ और था। ज़ाहिर है जो स्कर्दू के कुछ एरियाज़ हैं
बल्तिस्तान डिवीज़न के, वहाँ तक अभी भी कोई किसी का जाने का कोई इरादा नहीं है। रास्ते में अगर जाते हो आप द्यामर में मिलते हैं और द्यामर मैन में ही आप मिलेंगे, बाकी एरियाज़ में नहीं जाएंगे। फिर गिलगित बल्तिस्तान या गिलगित जो डिवीज़न है या हुंजा या अस्तोर या गिजर, वहाँ तक तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं। अभी मैं सिर्फ आपसे शेयर करूँ कि मरीम नवाज़ भी इवन जो उसका भी जो प्लान है वो भी यही है। गिलगित बल्तिस्तान में उनका भी मैक्सिमम मेरे ख्याल से जो प्लान, हाँ उनका दौरा जो है वो तकरीबन 7 नवंबर का है। गिजर का है उनका दौरा, अस्तोर का है उनका दौरा, फिर चिलास का है। यानी जाते हुए डेफिनेटली अगर वो भी उतना ही तवील पड़ाव डालने जा रही है जितना बिलावल भुट्टो ने डाल रखा है? नहीं, बिलावल भुट्टो तो बहुत पहले गया ना। बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छे टाइम पे फैसला किया और उसने सरप्राइज दिया पीटीआई के लिए भी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी। स्पेशली मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका लगा और मरीम नवाज ने इस पर गुस्से का इजहार भी किया, क्योंकि फ़ौरन ही एक तो बड़ा इशू बना हुआ था उस वक्त कराची, उसके बाद जो कराची में इनका जलसा हुआ पीडीएम का, तो बिलावल जो है वो चले गए। तकरीबन उनका 22 दिन का प्लान था, जबकि मरीम जो है वो कोयटा में अकेली थी और उसके बाद तहकीकात भी शुरू हो गई। उसके बाद ये कहा गया कि मरीम। बिलावल भुट्टो की अगर हम बात करते चलें, जैसे आपने हमें लास्ट टाइम भी हमारे जो पिछला प्रोग्राम था उसमें आगाही दी उनके दौरे के हवाले से, कहाँ कहाँ वो पहुंचे हैं दुश्वार गुजार रास्तों से। हालिया जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रहा, बिलावल भुट्टो का बड़ा वाज़ेह स्टैंड सामने आया है। 2 चीज़ें उन्होंने कहीं जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जा रही है। एक तो उनका ये कहना था कि जो अबूरी वज़ीर-ए-आज़म हैं वो क्या सूबे को अबूरी जो है वो स्टेटस देंगे, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुलाजमतें देकर वज़ीर-ए-आज़म को नौकरी से फारिग करवाना है। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो वहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रही है, क्या वाकई ये पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई के लिए एक बड़ी थ्रेट हो सकती है? देखें, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। अगर आप बात करें भुट्टो से लेकर जब भी पीपल्स पार्टी वहाँ पर आई, पीपल्स पार्टी ने कुछ ना कुछ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को डिलीवर करने की, इस सूरत में कि एटलीस्ट जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में उनको इम्प्रूव करती रही। बाकी अगर कहें उनके ऊपर जॉब्स देकर जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात हैं और वो सच्चे इल्ज़ामात हैं, वो कोई दूसरी बात नहीं है। वो हमने भी देखा कि वहाँ पर जॉब्स जो हैं वो सेल की गई, लेकिन वो लोग इस बात पे भी खुश हैं कि चलो हमने पैसे दे के चंद लाख रुपए दे के तो जो है वो सरकारी नौकरी उनको मिल गई और आज वो वहाँ पे सैलरी ले रहे हैं। ये तो इल्ज़ाम उन पर मौजूद है और जो इल्ज़ाम की हद तक नहीं है, उसमें तो कुछ सबूत भी हमें भी उस वक्त नज़र आ रहे थे। और उस वक्त के जो सूबाई सदर थे मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ रहमान, वो हमारे शो में भी आके कहा करते थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए आज वो उसके बाद उनके भी खामोशी नज़र यही आ रही थी कि सिर्फ जो होती हैं सियासतदान होते हैं वो मैक्सिमम आवाम को गुमराह करने के लिए जो है वो इस तरह के बयान देते हैं, फिर वो आकर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि जनाब क्या हुआ। अब इनके खिलाफ भी बहुत सी बातें होती रही हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग करते रहे जब वो या अपोजिशन में पीपल्स पार्टी थी कि हाफिज़ हफीज़ रहमान ने ये कर दिया वो कर दिया, आज वो भी खामोश नज़र आते हैं। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी जब थी इक़्तिदार में तो ये भी बात करते थे। अब पीटीआई क्या करेगी जब 6 वज़ीर, यानी आप स्पीकर समेत 6 वज़ीर जो है वो नून लीग के वो पीटीआई में चले गए, वो आके हिसाब क्या करेगी किसी का, सिवाय एक हाफिज़ हफीज़ रहमान के बाकी तो शायद कोई बचा नहीं है। हैदर खान वो वज़ीर थे, वो भी चले गए। जो निशात हैं अभी स्पीकर हैं वो टिकट पहले लिया और पीटीआई में बाद में गए। फिर इसी तरह डॉक्टर इकबाल हैं, वो उनकी जो पोजीशन है वो भी आपके सामने है। जो दीगर बाकी जो है वो भी सना इब्राहिम है, वो भी इब्राहिम सनाई, वो भी, मतलब इस तरह की जितने भी 6 हैं। तो ऐसे में आप मरीम नवाज के दौरे की तफसील तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, लेकिन ये भी ज़ात में बताइए कि आप क्या समझते हैं कि उनका दौरा कितनी अहमियत का हामिल रहेगा? देखिए, मरीम लेट हो गई है बहुत ज़्यादा, शायद वो गुस्से में जा रही हैं। या ज़ाहिर बिलावल भुट्टो ने एक चीज़ शेयर नहीं की, वो चले गए। ये इसका इजहार उन्होंने मियां नवाज शरीफ से भी किया। एक तो ये कि वो कोयटा जलसे में बिलावल नहीं आया, और दूसरा जो है इन्होंने सिंध में जो तहकीकात है वो 1 माह के लिए जनाब दे दी। और फिर जो आर्मी चीफ़ की बिलावल से गुफ्तगू हुई, बिलावल ने पहले ख़ुद दरख्वास्त की आर्मी चीफ़ से, आर्मी चीफ़ ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इस सारी सूरत हाल में मरीम नवाज़ परेशान नज़र आई हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में की उसमें वाज़ेह कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी पीपल्स पार्टी को, जब वीडियो मौजूद है, तो जब ये सारा कुछ मौजूद है तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ को या बाकी यानी उनको इसकी तहकीकात की ज़रूरत नहीं थी। सिंध हुकूमत को करना चाहिए था या जुडिशरी को करना चाहिए था। तो इससे एक वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उन्होंने अल्फाज या सिंध हुकूमत पर सवाल उठाने का मतलब है। और फिर वो अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के जाने के बाद फिर फ़ौरन जो है वो एक ऐलान हुआ था गिलगित बल्तिस्तान का कि मरीम नवाज़ 4 नवंबर को आएंगी।
फिर उसको रिवाइज़ किया गया, अब 6-7 नवंबर की बात की जा रही है। तो ये तो एक तो नज़र आ रहा है कि वो बिलावल के बाद ही वो जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, वहाँ पर बात ये हो रही है, क्या वहाँ पर बिलावल भुट्टो पिछली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद किए बगैर वो इलेक्शन में जा रहे हैं, पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद करें जो गिलगित बल्तिस्तान में कभी आई नहीं है। इसी तरह मरीम नवाज़ जब जाएंगी तो डेफिनेटली वो इससे पहले जितनी भी हुकूमतें रही हैं वो पीपल्स पार्टी की रही हैं, अब उस पे हुकूमत पे तनकीद किए बगैर वो इलेक्शन में जाएंगी तो उनके कैंपेन में थोड़ा सा इनको मसला भी आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत जो वहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी की जो गिलगित में मौजूद है, वो आवाज़ उठा रही है। मैं देख रहा था एक बयान जो है वो सूबाई सदर जो है एडवोकेट अमजद, उन्होंने बयान दिया था मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कि उनकी जाबर हुकूमत थी और हमने बड़ी मुश्किल से ये वो किया। तो ज़ाहिर है अब एक दूसरे को देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या आगे, क्योंकि पीडीएम के बहुत से जलसे भी हैं, तो एक खिचड़ी सी नज़र आ रही है कि वो कैसे खुलकर बात भी नहीं कर सकेंगे। और सिर्फ अब ये है कि फेस सेविंग है, एटलीस्ट पब्लिक को ये बताना है कि मरीम नवाज़ भी आई है, बिलावल भी आए हैं। और पीटीआई का भी यही सूरत हाल है कि पीटीआई को जो नुकसान इस वक्त सैफुल्लाह नियाज़ी और अली अमीन गंडापुर पहुंचा चुके हैं वो ज़ाहिर है दोबारा वो भरा नहीं जा सकता। यही सूरत हाल अगर 6 माह पहले होती तो इसकी ऑल टुगेदर डिफरेंट एक माहौल होता जब वो फील्ड में होते। अब वो अचानक जाकर ये सारा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको इसका मसला भी आ रहा है। और आने वाले दिनों में मजीद भी अगर इख्तलाफात इसी तरह रहे और इनका आना वापस रहा। एक और भी खबर आपको देता चलूँ, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो डॉक्टर इकबाल हल्का 3 में आपने पता है कि टिकट जो है वो फाइनली जो है वो सैयद जाफ़र शाह मरहूम उनके बेटे को सैयद सोहेल अब्बास को मिला। इसमें बहुत बड़ा दचका लगा है, ना सिर्फ पीटीआई की जो एक क़यादत है लोकल भी कुछ लोगों को और फिर जो फेडरल में मौजूद हैं उनको भी बहुत दचका लगा। देखें सैफुल्लाह नियाज़ी के पास दूसरे दिन उनका पहुँचना ये कोई छोटी बात नहीं थी, उनको इशारा कहाँ से मिला था और ये वो भी जानते हैं। और फिर उनको अब ये कहा जा रहा है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि लग ये रहा है और ज़रा ये बता रहे हैं कि हो सकता है सैफुल्लाह नियाज़ी जो हैं वो एक डॉक्टर इकबाल के घर जाएं और डॉक्टर इकबाल को सैयद सोहेल अब्बास के फेवर में बैठा दें और उनको कहा जाएगा कि जनाब आपको किसी और जगह पे एडजस्ट किया जाएगा। ये सिचुएशन भी वैसे उनके लिए खासी मुश्किल ऑलरेडी वो कर चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये टिकट हासिल करने की पार्टी में शमूलियत जो है वो इख्तियार की और जिस जल्दबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया, सियासी तौर पर उन्होंने अपने कद को खुद ही बहुत ज़्यादा छोटा किया। और दूसरी जानिब अगर हम सैयद सोहेल अब्बास की बात करते चलें तो उनको वो तमाम हमदर्दियाँ मिल गई जो कि यकीनन अगर जाफर शाह साहब हयात होते तो उनके साथ वो सपोर्ट साथ चलती। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो डॉक्टर इकबाल ने अपने लिए खासी मुश्किल की, लेकिन वही आपका कहना है जैसे कि आपके सोर्सेज ने आपको बताया होगा कि वहां पर किसके इशारे पर या किस तरीके से वो वहां पहुंचे कि उनको इतना यकीन था कि मैं ये कदम उठाऊंगा तो इससे मेरी सियासी जो है वो साथ। देखिए डॉक्टर इकबाल के बारे में इसमें दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने हल्का 3 में काम करवाए हैं और इससे पहले जितने भी सियासतदान हैं शायद वो उस तरीके से काम नहीं करवा सके, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। और मुस्लिम लीग नून के दौर में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने दिए, पढ़े लिखे वो खुद हैं, इसमें दूसरी राय नहीं है। हुआ क्या है कि उनके दाएं बाएं जो होते हैं ना मशीर आजकल जो होते हैं वो आपको ऐसी जगह पे ले जाते हैं, ऐसी बंद गली में ले जाते हैं कि जहां से आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। ये भी सूरत हाल ऐसी रही। अगर हुकूमत की बात करें तो इसी तरह अब अगर वहां पर जब ये डेथ हुई उसके बाद वो वहां पर मौजूद थे, अगले दिन ही उनको यहाँ पर बुला लिया गया। उनको इल्म है कि उनको किसने बुलाया और किसने इस बंद गली में जो है वो धकेल दिया, लेकिन अगर वो वहां मौजूद रहते, अगर वो वहां, क्योंकि उनका हल्का भी सेम है जो सैयद सोहेल अब्बास का है, वहां पे 4-5 दिन वहां पे मौजूद रहते तो सूरत हाल चेंज हो जाती। वो अगर सैयद सोहेल अब्बास को खुद भी कहते कि आप इलेक्शन लड़ने में आपके साथ खड़ा हूं तो वो कभी भी ये ना कहते कि आप मैं लड़ता हूं आप मेरे साथ खड़े हैं, बल्कि वो कहता आप लड़े मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। ये एक सूरत हाल जो कुछ नजर आई है वो उनके लिए उन्होंने अपने फेवर में इसको उलट दिया है। फिर पार्टी में शामिल करने वाला कौन है? सैफुल्लाह नियाज़ी। अब वो भी बैकफुट पे चले गए और एक गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने बाकायदा तौर पर इस पर बड़ा जो है एहतजाज किया कि एक शख्स जो पार्टी की सदारत है जिसके पास उसकी अगर इस तरह डेथ हो जाती है उसके बाद फ़ौरन आप एक 3 दिन का जो शोक का ऐलान किया था मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पीटीआई ने तो 7 दिन का शोक का ऐलान किया था, उसको भी नहीं मद्देनजर रखा गया और दूसरे दिन आप एक बंदे को बुलाकर आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इस कदर बेहसी जो है वो, उसके बाद ये अब कहा जा रहा है कि क्योंकि सैफुल्लाह नियाज़ी अगर ये नहीं करेंगे, डॉक्टर इकबाल अगर सैयद सोहेल अब्बास के फेवर में नहीं बैठेंगे तो जो सैफुल्लाह नियाज़ी हैं
इनके लिए भी बड़ा मसला बनेगा कि इनके क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने ज्वाइन करवाया पार्टी में, जो बकौल नज़र आ रहा है, तो अगर ये इसको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सैयद सोहेल अब्बास को टिकट देने के बाद तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन है सैफुल्लाह नियाज़ी कि वो अपने ही बंदे को जिसको शामिल कराया उसको उसके फेवर में नहीं बिठा सकी। तो ये एक पार्टी के अंदर भी चीज़ें डिवीजन नज़र आएगा कि इसका मतलब है खुद है पार्टी के अंदर जो है वो सियासत हो रही है अपने अलग। फिर जो साबिक सीएम है हाफिज हफीज़ुर रहमान, उन्होंने भी ऐलान किया था कि अगर सैयद सोहेल अब्बास इलेक्शन लड़ेंगे, यानी सैयद जाफर शाह के मरहूम उनके फैमिली में से कोई, तो अब वो अपना कैंडिडेट जो है वो विथड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब वो भी ये वेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर इकबाल ही पहले ही विथड्रॉ कर ले और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। तो ये 1-2 दिन बड़े अहम हैं क्योंकि सैफुल्लाह नियाज़ी वापस भी आना चाह रहे हैं, वहां पर उनको मुश्किलात आ रही हैं। उस तरह की पार्टी की वो शायद वेलकम नहीं किया जा रहा है लोगों को, क्योंकि देखें आज़ाद हैसियत में बहुत से लोग खड़े हैं। हल्का 5 में भी पोजीशन कुछ और है, हल्का 6 में भी पोजीशन और है, हल्का 6 में पूरी की पूरी पीटीआई की आदत एक तरफ है, इसी तरह बाकी जो दीगर हल्के हैं वहां पर भी पोजीशन ये है। तो वो वेलकम जो 6 माह पहले होना था या 3 माह पहले होना था या टिकट तकसीम से पहले ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते, वो आज जाकर इनके लिए मुश्किल जो है वो मुश्किल पैदा हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने मखसूस जो है वो पार्टी का एक रुख जो है वो बयान किया है। अगर हम बात करते चलें, क्योंकि जाहिर है कि वहाँ पर कई गैर जानिबदार जो मुबसरीन हैं, जो डाटा कलेक्टर्स हैं, जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स नेटवर्क से हमने कुछ हक़ाइक़ जो है वो मालूम करने की कोशिश की। मालूम ये हुआ कि जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं उन पर जब चंद ख़वातीन के नाम सामने आए तो पीटीआई की अपनी ही ख़वातीन के बीच में वावेला मच गया है और वहाँ पर भी हमें कुछ फूट पड़ती दिखाई दे रही। ये क्या मामला है? आपके पास मज़ीद इससे जुड़ी हुई कोई मालूमात होगी? देखें, जो ख़वातीन की वहाँ बॉडी बनी हुई है, यानी विमेन विंग जो है, उसको उसके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये भी मैं आपको खबर देता चलूँ कि आने वाले दिनों में वो एहतजाज भी कर रही हैं। ठीक। वो क्यों का एहतजाज कर रही हैं? उनका ये कहना है कि पढ़ी लिखी ख़वातीन और जो पार्टी के लिए और नज़रियाती ख़वातीन जो पहले से पीटीआई को जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने अपना जो है वो जान भी माल भी लगाया और टाइम भी दिया, और एंड टाइम पर का क्या हो रहा है कि पैराशूटर्स के ज़रिए जो है वो मखसूस नशस्तें जो ख़वातीन की हैं वो फिल हो गई। तो ये तो एक तो ये है कि उनकी बगावत जो है वो नीलूफर बख्तियार जो हैं फेडरल से, कि उनके ख़िलाफ़ भी है कि वो भी कुछ गलत कर रही हैं, और फिर उनकी जो प्रेसिडेंट हैं आमना अंसारी, उनके ख़िलाफ़ भी हो रही है। अब इसमें जो एक तो बड़ी लिस्ट है वो तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन जो पहली 6 ख़वातीन हैं जो मखसूस नशस्तों पर, उसमें जो बताया जा रहा है एक तो कि वो ख़वातीन हैं जो दूसरी पार्टी से अचानक आई हैं, या आपको बहुत अजीज़ व क़रीब हैं, या आमना अंसारी साहिबा पे मुबैयन तौर पर एक इल्ज़ाम ये है कि वो प्रेसिडेंट होने के नाते वो कुछ ख़वातीन को आगे लेके आ रही हैं। वो इस समझ जा रहा है कि वो एक अपनी जो है लॉबी वो अपना स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है कि लेटर ऑन दूसरी ख़वातीन जो इनकी लॉबी की नहीं होंगी तो उनके लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकती है वो अगर असम्बली में आ गई या दिगर। अब इसमें जो पहली जो ख़वातीन अगर मैं आपको बताऊँ, वो अभी तक जो नामजद किया है, यानी पहली 6 ख़वातीन में से, वो एक तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि वो सीट एडजस्टमेंट हुई है MWM के साथ। ठीक है, उनका नंबर है। अभी इस्लामी तहरीक के साथ भी हमने देखा होगा हल्का 1 में इन्होंने इस्लामी तहरीक को सपोर्ट कर दिया पीटीआई ने, यानी इत्तेहाद हो गया। अभी हुआ उसमें ज़ाहिर है पीटीआई का जो टिकट होल्डर था उसको उन्होंने फेवर में ले लिया। अब देखना यह है कि उसको भी अगर ये कोई देते हैं तो डेफिनेटली इन 6 में से कोई एक और भी टेंशन बन जाएगी इनके लिए। फिर बाकी दीगर पार्टी भी आखिर में पीपल्स पार्टी या नून लीग या दीगर मजहबी जमातें में अगर कुछ जो इनके साथ इत्तेहाद नहीं है वो भी अगर कुछ सीटें ले जाती हैं तो डेफिनेटली 6 की 6 तो इनके पास नहीं जाएंगी। तो दूसरे नंबर पर जो है वो डॉक्टर जमान, ज़ाहिर है वो पीटीआई का टिकट जिनको नहीं मिला उनकी बेटी है। अब ये भी तारीख पीटीआई की ख़वातीन का कहना यह है कि इसका मतलब सारे वही लोग एडजस्ट होंगे कि जो कहीं ना कहीं जिनको टिकट नहीं दिया गया, इत्तेहाद हो गया, वो ख़वातीन जो बेचारी इतना काम करती रही हैं। और ये डेफिनेटली ये होता है कि ख़वातीन जो पार्टी में इस कदर वो काम करती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किलात भी होता है। और पहाड़ी इलाका है, आपको पता है, हिली एरियाज़ बड़े दूर दराज गिलगित बल्तिस्तान में अगर ख़वातीन काम करती हैं पार्टी के लिए, टाइम भी निकालती हैं, और उसके बाद अचानक ये होगा कि जनाब पैराशूटर की कोई आएगा तो डेफिनेटली उनको ये अफसोस होगा और वो एहतजाज भी करेंगी। तीसरी जो है वो है दिलशाद बानो है, ये हुंजा से इनका ताल्लुक है। अब ज़ाहिर इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनकी एज भी शायद ज़्यादा है, लेकिन ये इनके ऊपर मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम मौजूद है वो ये है कि जनाब इनका क्योंकि ताल्लुक ज़्यादातर जो है वो
प्रेसिडेंट के साथ है, आमना अंसारी साहब के साथ, और वो अपनी लॉबी में इनको शामिल करके वो भी लेके आना चाहती है। फिर दूसरा जो है, चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो वो बल्तिस्तान से हैं। उनका तल्लक जो है वो मैं आपसे, कुलसूम उनका नाम है, और ये वज़ीर सलीम जो हैं आज़ाद हैसियत में जो लड़ रहे हैं, इनके वो करीबी बताया जा रहा है कि उनके करीबी हैं। और ये भी प्रेसिडेंट जो है आमना अंसारी, ये भी उनकी लॉबी की हैं। इनको जो है वहाँ पर शामिल कराया गया, जबकि वहाँ पर जो उनका बकौल ज़ाहिर है ये एक इल्ज़ाम मौजूद है कि वज़ीर सलीम आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और वो PTI के जो टिकट पे हैं उनको वो ये सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो स्पीकर हैं जो कि मुस्लिम लीग नूर से, जिन्होंने अभी टिकट लिया। तो एक अंदर से ही इनके अंदर बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ में इस वक्त लड़ाई चल रही है। 5वें नंबर पर गिलगित डिवीज़न से हैं जनाब, प्रेसिडेंट हैं इस वक्त नहीं, वो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, आयशा उनका नाम है। ये भी कहा जा रहा है कि आमना अंसारी की लॉबी की हैं, और इनके बाकी तमाम रिश्तेदार दूसरी पार्टीज़ में हैं। और ये कोई 2 महीने या 3 महीने बताया जा रहा है कि पहले PTI में शामिल हुई हैं और इनको फ़ौरन गिलगित डिवीज़न का सदर भी बना दिया गया, और फिर इनका नाम आ भी गया, और इनके बाकी दीगर जो रिश्तेदार हैं वो दूसरी पार्टीज़ में हैं। इसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पहले से मौजूद नज़रियाती ख़वातीन हैं फीमेल जो PTI के साथ काम कर रही हैं, उनको ये नज़रिया है। फिर उसके बाद अगर 6ठे नंबर पर देखें तो सुल्ताना शायद बीबी हैं, ये भी PTI से ज़रा हैं, काफ़ी अरसे से लगी तो हैं इनके साथ, लेकिन हुंजा से हैं इनका तल्लक भी, पहले भी हुंजा से, ये भी हुंजा से है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये इस्लामाबाद में रहती हैं और शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, यानी उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती ख़वातीन को जो करना चाहिए। इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और जो ख़वातीन हैं, जो विमेन विंग है वो एहतजाज करने जा रही है। ये उन्होंने कोई इसमें बाकायदा तौर पर जो है वो तैयारी भी कर रखी है, और आने वाले 2-3 दिनों में, या हो सकता है कल ही आप देखें कि एहतजाज भी नजर आएगा आपको। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद रहे, और बहुत इन डिटेल आपने जो इंसाइट है वो हमारे साथ शेयर की कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी अहम मालूमात है जो हम चाहते थे कि आप हमारे साथ शेयर कर सकें। तो इंशाल्लाह हमारे आइंदा जो प्रोग्राम है उसमें हम ज़रूर लेकर आएंगे कुछ मालूमात इन ख़वातीन के हवाले से भी, जो ख़वातीन उम्मीदवारान हैं, इनके हवाले से, इनकी प्रोफाइलिंग के हवाले से, और वो ख़वातीन जो कि एहतजाज कर रही हैं, और कुछ वावेला जो PTI के अंदर मचा हुआ है उसके हवाले से भी, जबकि जो मुख्तलिफ हलके हैं उनकी अब तक की क्या सूरत हाल है और क्या सूरत सामने आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। स्पेशली जब हम हल्का 3 की बात करते हैं, आज आपने हमें अंदर की खबर दी, तो इसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स जो हैं वो हम अपने नाज़रीन तक जल्द ही सामने लेकर आएंगे। आज का बस इतना ही प्रोग्राम हम आप तक लेकर आए। आपको जाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले प्रोग्राम खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की सियासत और इंतखाबात को लेकर बहुत अहम होने जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।